गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कोर विद श्रेया में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल सेक्शन का एंड डेली करंट अफेयर का भी मैंने इंक्लूड किया है। देखिए, एडिटोरियल 2-3 आज बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी उसमें से निकल के आएंगे। जैसा कि हमारे पास पहले है इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील, तो इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड है ग्रेट निकोबार का विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और क्या क्या मतलब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ये पढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास माउंटबेटन प्लान है जो कि हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे पास ये मैं कुछ करंट अफेयर लाई हूँ, आपके साथ डिस्कस कर लूंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। आई मीन मेंशन थे ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में तो नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर की मैं अलग से वीडियो लाऊं तो मैं वो भी ला दूंगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस का मैंने आर्टिकल दिखाया, आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, पहला हमारे पास है इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील। तो इंडिया यूएस की इंटरिम ट्रेड डील के बारे में बात की जा रही है। अ स्टेप टुवर्ड्स ब्रॉडर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दो कंट्री मिलकर ट्रेड करती है, दो कंट्री मिलकर आपस में कंसेशन करती है कि हाँ ये टैरिफ रिमूव होना चाहिए, ये नहीं, या फिर हमें कैसे अपना स्ट्रेटेजिकली ट्रेड बढ़ाना है। राइट, क्यों न्यूज में है? क्योंकि इंडिया और यूएस ने अपना इंटरिम ट्रेड डील फाइनल कर लिया है। इंपॉर्टेंट है, इंटरिम ट्रेड डील फाइनल हो गया है। यूएस एम्बेसडर जो सर्जियो गोर है उन्होंने डील कंप्लीट कर दी है। यही हमारे न्यूज़पेपर के जो एक्सप्लेनर सेशन है, आप इंडियन एक्सप्रेस अगर आपके हाथ में होगा तो फर्स्ट लाइन यही है, द एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स द ब्रॉडर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मेनली ये दिखाया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फैक्ट्स क्या है प्रीलिम्स के लिए, जो फैक्ट्स हैं दीज आर द फैक्ट्स। आप याद रखिए, इसको जितना हो सके ना याद कर लीजिए। 20 फेब को क्या हुआ, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो इलीगल है। नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल टैरिफ, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों मैं अपने लिए भी बात कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ना मेहनत लगती है, आप देख सकते हैं। राइट, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। और मैं अपना चैनल प्रमोट नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो यहाँ तक देख रहा है प्लीज़ थोड़ा सा बने रहिए। मैं अपना चैनल प्रमोट नहीं करती हूँ, इवन मैं अपने घर में भी नहीं देती हूँ। आई वॉन्ट कि मैं अपने आप जो जनता है उनको अपनी तरफ कर पाऊँ। राइट, चलो आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए, यूएस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर रेसिप्रोकल टैरिफ इलीगल। अब व्हाट इज रेसिप्रोकल टैरिफ? तो रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब कि जैसे मैंने आपको यू कैन से कुछ भी आई एम सॉरी, अगर देश ए और देश बी सामान पर 25% ये कह लेते हैं कि टैरिफ लगता है, तो जो देश बी है कंट्री तो दोस्तों रेसिप्रोकल टैरिफ या रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, टिट फॉर टैट। अगर एक कंट्री इंपोर्ट पर मतलब उनके इंपोर्ट पर टैरिफ कर रही है तो दूसरी कंट्री भी करेगी। मतलब कि सीधा सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं, इफ वन कंट्री इम्पोज अ टैरिफ ऑन अनदर कंट्रीज गुड देन द सेकंड कंट्री इम्पोज अ सिमिलर इन रिटर्न। जैसे कि एक कंट्री है ए मान लीजिए, यानी यूएस मान लीजिए, उन्होंने 30% अगर टैरिफ लगाया है कार में, कोई भी आप टेस्ला की कार ले लो, कोई भी कार ले लो जो इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, तो कंट्री बी भी 30% टैरिफ लगा देगी जो कंट्री ए से आ रही है, दूसरे से आ रही है, एक दूसरे पर लगा देंगे। राइट, आपको समझ आया होगा मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब इंडिया 20% चार्ज करती है यूएस से किसी मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी के, और यूएस भी 20% कर रही है, तो दैट इज हमारा ये क्या हो जाएगा, ओह ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है। आफ्टर द जजमेंट तो ये वाली चीज ना खत्म कर दी गई। तो इस जजमेंट के बाद यूएस इम्पोज 10% यूनिवर्सल टैरिफ। यूएस ने कहा कि मैं 10% यू कैन से यूनिवर्सल टैरिफ लगाऊंगा, 10% ऐसा कि पूरी धरती पे लगेगा। प्रपोज 12.5% टैरिफ ऑन इंडिया लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 301। बस इंडिया के लिए ये जानने की जरूरत है कि आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेना यार, कि प्रपोज 12.5% टैरिफ ऑन इंडिया पे 12.5% लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्शन 301 में किया गया है। ये चीज याद रखना बस आप, ठीक है। सेक्शन 301 क्या है? एक यूएस ट्रेड लॉ है, अलाउज द यूएस गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड इम्पोज ट्रेड मेजर अगेंस्ट द कंट्री डीम टू एंगेज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मतलब जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसके लिए ये वाली चीज लाई गई है, ठीक है।
हाँ तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए आर्टिकल भी अटैच कर दिया है। अगर आपको ऐसे पसंद आ रहा है तो बताइए इंटरफेस कैसा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखिए हमें ये दिया हुआ है, February 2nd 2 countries had issued a joint statement announcing that they had reached a framework under which US would reduce reciprocal tariff। मैंने आपको जैसा कि बताया कि US जो है रेसिप्रोकल टैरिफ कम कर देगा 25 से 18%। ये आपको याद रखना है, 25 से 18% पर आ जाएगा वो, ठीक है ना। और इंडिया ने भी कहा है कि हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना, मतलब जो यूएस के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स होते हैं, राइट सॉरी। While India had committed to reduce or eliminate tariff on most US agriculture and industrial export, as a part of bilateral trade agreement, India may also be required to align its economic policy and laws, including those in the digital sector में और intellectual property right में, जो कि ये दोनों सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सेक्टर तो आज के टाइम पे हम मान लीजिए कि डिजिटल सेक्टर के बिना तो दुनिया चलनी ही नहीं है, तो इस पर भी लॉज बनाने की बात की जा रही है। अब ऑन February 20 यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि भाई रेसिप्रोकल टैरिफ जो है दैट इज इलीगल, देयरबाय अंडरमाइनिंग द बेसिस फॉर द 18% ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। सब्सिक्वेंटली द यूएस imposed 10% tariff across the board of the most country as these tariff due to lapse July 24. The US has already proposed a tariff 12.5%, जैसा कि मैंने लिखवाया कि US ने 12.5% टैरिफ अगेंस्ट इंडिया लेबर इशू अंडर 301 कर चुके हैं। ये चीज मैंने बताया था आपको, राइट, लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर लगी हो, राइट। These illegal tariff could go even higher after investigation on capacity are concluded। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आया। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अब एक कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन नहीं, जो मैंने ये डिटेल्स लिखी है आप देख सकते हैं, ये इतना पढ़कर तो आपको इसी तरीके से रोज अपना जो आर्टिकल है आदत है, आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के आर्टिकल को इस तरह से कंक्लूड कर पाए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। In the negotiating environment, India could be compelled to access interim agreement that in reality may not be the balanced and equitable। balanced और equitable नहीं होगा। और एक और चीज़ दोस्तों, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मतलब ये इसे थोड़ा देखिए, आपको पता है ज़्यादातर फेमस द हिंदू है, मैं ये मानती हूँ कि द हिंदू बहुत फेमस है, बट प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि हिंदू बेकार है क्या। मैंने 3 साल पढ़ा है यार, और उसके बाद आई हैव चेंज टू इंडियन एक्सप्रेस। ऐसा क्यों? क्योंकि द हिंदू थोड़ा सा आउट ऑफ द फॉर्म जाने लगा है। आउट ऑफ द फॉर्म मतलब उनमें से 2 से 3 ही न्यूज़ अच्छी निकल पाती है, उससे ज़्यादा नहीं। और आर्टिकल्स भी थोड़ा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होता है, हमारे किसी काम का नहीं है। आप पॉलिटिकल को अच्छा मानो या बुरा मानो, हमें नहीं फर्क पड़ता, बट हमें चाहिए हमारे कंटेक्स्ट के लिए, जो कि इंडियन एक्सप्रेस अभी प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर कोई द हिंदू पढ़ता हो तो प्लीज़ अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करिए, बाकी तो आगे आपकी मर्जी है। In this negotiating environment, India could be compelled to accept an interim agreement that in reality may not be balanced or equitable, right? मतलब कि इस negotiation में इंडिया ये compel करता है कि interim agreement जो होता है वो balance और equitable हो ना हो, देखा जाएगा वो चीज़ तो आगे। If any action of India, including purchase of Russian oil or any other policy decision, is perceived by US President Donald Trump to be against American interest, he may not be hesitate to impose। सही बात है, अगर हमने, उनका दुश्मन कौन है? आप सबको पता है कि उनका दुश्मन हमारा वो कौन है? रशिया। अब रशिया, आप मान लीजिए रशिया से हमने कोई भी ट्रेड या कुछ भी लिया हमने, तो यूएस को देर नहीं लगेगी हम पे टैरिफ इम्पोज करने को, राइट। आपको ये पता है, सबको बात पता होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देन देर इज अ रैपिड डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ रुपी। तो इसी तरीके से हमारा वैल्यू जो है डिप्रिशिएट कर रहा है, रुपी जो है डेप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि यार टैरिफ मतलब आप टैरिफ लगोगे, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क पाएगा, बहुत सारी चीजें फर्क पड़ती है, राइट। तो इसीलिए हमारा कम हो रहा है। अभी कितना चल रहा है मुझे नहीं पता है, देखकर बताइए। द इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट रिक्वायर्स इंडिया टू परचेज 500 बिलियंस ऑफ यूएस गुड एंड ओवर सर्विस ओवर द नेक्स्ट 5 years। मतलब इंडिया यूएस जो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ है, जो इनका 60 गांठ जो भी कह लो, तो 500 बिलियन ऑफ यूएस गुड्स एंड सर्विस ओवर द नेक्स्ट 5 years तक के वादा किया। वादे तो बहुत सारे होते हैं, अब देखो डेप्रिशिएट हमारा जो रुपी करता जा रहा है, क्या ही हो रहा है। दिस वुड फर्दर exacerbate depreciation crisis। any increase in India's export, इंडिया के एक्सपोर्ट में इंक्रीज होगा, रिजल्ट फ्रॉम इंटरिम एग्रीमेंट मे नॉट बी सफिशिएंट। मतलब बोल रहे हैं कि आप ठीक है, आप ये टैरिफ वेरिफ तो हटा दोगे, क्या इससे ट्रेड जो है हमारा, जो इंटरिम एग्रीमेंट, मतलब ये सफिशिएंट नहीं होगा कि हमारे जो एक्सपोर्ट है
वो इंक्रीज कर पाए। भाई देखो एक बात याद रखना दोस्तों कि अगर हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है ना, तो बस एक अच्छा फायदा है कि हमें एक्सपोर्ट में फायदा होगा। मान लीजिए ये बॉक्स मैंने बनाया है, यूएस में बैठा हुआ एक बंदा बोल रहा है कि मुझे ये बॉक्स दे दे, ठीक है, तो वो मुझे पैसे देगा, यूएस करेंसी में देगा, कुछ भी देगा, तो मेरा ना फायदा है। फायदा कैसे है दोस्तों, आप दिमाग लगा पा रहे हैं? कुछ सोचिए क्यों फायदा है। अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं आएगा तो मैं कमेंट में ही बता दूंगी। मैंने क्वेश्चन देखो, मुझे याद नहीं रहता है कमेंट करना, मैं कमेंट कर दूंगी। प्लीज आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड। बताइए कि क्यों एक्सपोर्ट वालों को फायदा होगा अगर रुपी हमारा डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिशिएट मतलब कि पहले मिलता था $1 जो था वो 80 रुपीज़ के बराबर था, अब जो है $1 95 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो इसमें एक्सपोर्ट कैसे फायदा है, ठीक है, ये बताना है आपको। नहीं पता है तो मैं बता दूंगी यार। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। द केस पुट फोर्थ बाय सम commentators is that interim agreement will boost India export from labor intensive sector such as textile हो गई, क्लोथिंग हो गई। मतलब क्या बोला जा रहा है, कमेंटेटर दिया, ये जो इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है इससे एक्सपोर्ट किसका, लेबर इंटेंसिव जहां पर लेबर लगी है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, क्लोथिंग हो गया, राइट, यूएस में, और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें की हुई है। एक मिनट दोस्तों, सॉरी, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हुई है, राइट। दिस मे वेल बी ट्रू प्रोवाइडेड India faces tariff in the US that substantially lower than the faced by the competitors इंक्लूडिंग बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम। ये हमारे कंपिटिटर्स है, मतलब हम इनसे मतलब आगे जाना चाह रहे हैं ना एशिया में, ये तो पता ही होगा। तो एक मिनट, मतलब इंडिया पे जो टैरिफ लगे हुए हैं ना वो वैसे तो लोअर है बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम से। हाउएवर कंसेशन बाय इंडिया इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर आर लाइकली टू पुश फार ग्रेट नंबर ऑफ फार्मर। मतलब कि क्या बोला जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीज थोड़ा ग्रेट नंबर ऑफ फार्मर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। टैरिफ कंसेशन हुआ तो आमंड्स, एप्पल जूस, कॉटन, ऑरेंज, ये याद रखना यार, ये सब मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, मैंने जो नोट्स बनाया हुआ है ना वो बेटर है, राइट, इसको कुछ ध्यान मत रखिए आप। एंड इम्पोर्ट डिमांड ऑफ वॉशिंगटन इज that its partner countries mandatory allow import dairy, meat, poultry product from USA, right? मतलब ये अलाउ करेंगे। दे आर accompanied by health certificate होगा from the relevant American authorities. If India agrees this, its farmer will be adversely impacted by low price. मतलब ये क्या होगा, इनके फार्मर ही जो है लो प्राइस से अफेक्ट होगी, क्योंकि इंडिया से तो सस्ते में जाएगी ना ये चीजें। यहाँ पर जो आपको 10-20 रुपए की थैली मिलेगी, वहां पर जाएंगे तो 50-50 रुपए की है, वहां पर उनको 50 की मिल रही है। जब इंडिया से सस्ता मिल रहा है तो वो लेंगे, उनके फार्मर्स इफेक्ट होंगे, राइट, समझ रहे हैं ना। मतलब मिलियंस ऑफ इंडियन फार्मर राइस वुड बी जियोपार्डाइज इफ द यूएस लेवरेज इंटरिम एग्रीमेंट एंड सिक्योर चेंजेस इन इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपको पता है कि WTO में तो ये यूएस ये उठाता रहता है कि हम लोग ये MSP ये सब क्यों देते हैं एग्रीकल्चर वालों को, क्योंकि हम लोग इन्हें देते हैं तो ये ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस में पहुंचता है तो उनकी मार्केट अफेक्ट होती है, क्योंकि वो तो हाई प्राइस में दे रहे हैं और हम लो प्राइस में दे रहे हैं। समझ में आई क्रक्स क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आया तो बता दीजिए दोस्तों। देखिए मैं दोबारा आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ लाइन बाय लाइन पढ़ के। देखिए फाइनली, यहाँ से पढ़ लेते हैं। फाइनली द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन फार्मर of rice and wheat would be jeopardized if the US leverages the interim agreement and secures changes in India's minimum support price as an objective that is pursued aggressively at the WTO. What is the meaning of that, right? इसका mainly देखो WTO में ना agreements होते हैं, मैं पढ़ाऊंगी यार पढ़ा देना चाहिए मुझे लग रहा है कि इसमें देखो दोस्तों वही है कि अगर मैं एक लाइन से जोड़ती जाऊंगी, अब WTO के एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में से कुछ एक्स्ट्रा निकलेगा तो ऐसे बहुत सारी चीजें निकलती जाएगी, राइट। आप चाहते हैं कि WTO के एग्रीमेंट बताओ तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इधर पॉसिबल नहीं है। नहीं, नेक्स्ट कुछ आएगा तो देखते हैं। देखो लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम, सर्वाइवल, जियोपार्डाइज का मतलब देखिए दोस्तों, जब भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो उसमें मेनली ये देखिए कि कितने कितने न्यू वर्ड। जियोपार्डाइज का मतलब होता है रिस्क लेना, रिस्क में रखना, ठीक है। तो बस मतलब ये याद रखना है आपको। MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो प्राइस होता है जो इंडियन गवर्नमेंट देती है, क्रॉप्स खरीदती है फार्मर से, ठीक है ना।
WTO में कुछ ऐसे मतलब वो लोग एक्शन उठाते हैं कि हम क्यों देते। गवर्नमेंट जैसे वीट पे 2,500 पर क्विंटल देती है, मान के चलिए, मुझे नहीं पता, 2500 पर क्विंटल देती है, और मार्केट प्राइस फॉल्स 2,000 पर क्विंटल, तो MSP की वजह से मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक है ना। नाउ इमेजिन इंडिया इज फोर्स्ड टू रिड्यूस और वीकन MSP, राइट। फार्मर में हैव टू सेल कॉस्ट क्लोजर टू 2,000, their income falls, millions of farmer could suffer financially. तो that is why this article says the livelihood जो है jeopardize करेगी, यही वही ये बताना चाह रहा है, ठीक है ना। बस मतलब कि हमें ये है कि हमें WTO में बोलेगा भाई अपना MSP जो है कम करो कम करो कम करो, तुम्हारे फार्मर फायदा उठाते, तुम्हारे फार्मर ज्यादा में बेचते हैं, तो हमें भी दिक्कत आती है, ये वाली चीजें बोली जा रही है। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है। आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द गोल्डन रूल एट द नेगोशिएटिंग टेबल इज लेट अस नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ द फियर, बट लेट अस नेवर फियर नेगोशिएट। इफ इंडियाज continued bilateral trade engagement with US premises mainly to avoid ever increasing illegal traffic, tariffs, labor intensive product, then we must prepare a face of adverse consequences likely to substantial मतलब कि हमें यह है कि हमें रेडी रहना चाहिए कि हाँ अगर इन्होंने इलीगल टैरिफ ट्रेड लेबर इंटेंसिव वगैरह पर अगर किया तो हमें अवेयर रहना चाहिए। मतलब कि US is premised mainly on avoiding ever increasing and illegal tariff on labor, तो फेस द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हो तो हमें उसके लिए रेडी रहना है, बस और कुछ नहीं है। और एट द टाइम व्हेन मेनी कंट्रीज आर सीकिंग टू डाइवर्सिफाई, मतलब जब कंट्री देख रही है कि अपने उसको एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ US में नहीं, आप यूरोप में दो, यूरोप में नहीं आप चाइना में दो, चाइना में नहीं ऑस्ट्रेलिया में दो, अफ्रीका में दो, जगह जगह आप दो। जब हम डाइवर्स कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में दो, जब हम डाइवर्स कर रहे हैं अपना जो एक्सपोर्ट है प्रॉपर इधर उधर कंट्री में दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट चॉइस, मतलब बेस्ट चीज है। मैं इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्रोस्पेक्टिव पॉलिटिकल कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ US, इंडिया रन्स द रिस्क ऑफ नैरोइंग इट्स ऑप्शन। भाई नैरो कर रहे हैं ना, हम अलग अलग जगह दे रहे हैं, US को दे के थोड़ी ना हमारी इकोनॉमी चल रही है ना। तो बस एक अर्जेंट रीथिंक करना है इंडिया के अप्रोच को इंटरिम जो एग्रीमेंट हुआ है उसको लेके। तो आई होप आपको इसको क्रक्स समझ में आया होगा। बस ये बोलना चाह रहा है कि ठीक है यार एग्रीमेंट तो हो गया है, बट आगे क्या, ये जो WTO वगैरह के होते हैं इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, और ये टैरिफ तो इन्होंने कम कर दिया है, ठीक है। तो इसके ना ये पॉइंट निकल के आते हैं, नोट्स में आप लिख लीजिए। देखो कुछ नहीं जाता है, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ज्यादा मत लिखो जितना मैं बोल रही हूँ, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लो आप। ये लिख लिया, बता दिया। जैसे पोटेंशियल बेनिफिट ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। टेक्सटाइल क्लॉथिंग सेक्टर लेबर इंटेंसिव वाले हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मोर मैन्युफैक्चरिंग जॉब होगी, स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनेगी, राइट। अब क्री प्रोविजन क्या है इसके, US कंसेशन मतलब 25 से 18% मैं बता चुकी हूँ। इंडिया क्या कमिट कर रही है, रिड्यूस करेगी या एलिमिनेट करेगी बहुत सारे US एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर जो टैरिफ लगा हुआ है। कुछ पॉलिसी आएगी, बट यार इससे ना हमारे फार्मर को अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यार हमारे फार्मर्स इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बट हम US से अगर हम वही दाल चावल सब्जी और डेयरी प्रोडक्ट लेंगे, क्या हमारे फार्मर्स अफेक्ट नहीं होंगे, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अलाइन सम पॉलिसी विद US प्रेफरेंसेस ऑन डिजिटल इकोनॉमी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो IPR है हमारे, जैसे कि अभी एक दवाई थी, कल ही आया था ये न्यूज़, ई से कोई दवाई थी, मैं भूल गई हूँ उसका नाम, आप दोस्तों सर्च करिएगा, US ने उसको अलाउ कर दिया गया, ई से नाम है उस दवाई का, वो यूरिन इन्फेक्शन के लिए मेनली। आप बताना, कमेंट करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं पूछ चुकी हूँ, तो एक ये और एक पहले वाला था, राइट। चलिए, मेजर कंसर्न रेज्ड बाय एडिटोरियल, क्या, हाँ इस एडिटोरियल में कंसर्न क्या दिखाए हैं, ट्रेड डिपेंडेंस रिस्क, मतलब इंडिया में बिकम एक्सेसिव डिपेंडेंट ऑन US ट्रेड पे हम ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, राइट, वो ज्यादा है ना। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ऑटोनॉमी दिखा रखी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे आमंड, एप्पल जूस और कॉटन, ऑरेंज जूस, रेड सोग्राम, सोयाबीन, है ना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चीपर US इम्पोर्ट कंपटीशन फॉर इंडियन फार्मर, पोटेंशियल जॉब लॉस हो जाएगी, जॉब लॉस कह लो या इनकम लॉस कह लो, कुछ भी कह लो। मान लो आमंड कितने ज़्यादा हमारे यहाँ पे उगाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आमंड, एप्पल एंड कॉटन एंड सोयाबीन एंड रेड सोग्राम प्रोड्यूस इन विच स्टेट इन इंडिया, मतलब लार्जेस्ट स्टेट बता दो या कोई भी बता दो, ठीक है। तो ये हमें बताना है। जैसे आमंड का तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर हो, मैं लिख देती हूँ यार, छोड़ो आप लोगों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना।
मतलब हिमाचल में भी माना जाता है। और ये भी एप्पल पता है ना, कश्मीरी सेब, लाल लाल सेब, कश्मीरी सेब ले लो, है ना। और इसमें कॉटन कह लो, ये तो गुजरात ब्लैक सॉइल पे उगता है ना। जियोग्राफी में हम पढ़ रहे हैं क्यों आई है ब्लैक सॉइल, कहाँ से आई है। रेड 100 ग्राम ले लो, ज्वार बोलते हैं इसे, ज्वार बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ये, ठीक है ना, ज्वार, ठीक है ना, लिख लेना यार। और अपना बस ये सोयाबीन का भी गुजरात होता है। तो याद रखना, ये वाले जो यहाँ के फार्मर है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, एमपी वगैरह के जो ये फार्मर है, क्या ये अफेक्ट नहीं होंगे क्या यार, क्यों नहीं होंगे। डेयरी एंड लाइफस्टॉक इशू, यूएस डिमांड, इंडिया शुड अलाउ इंपोर्ट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट को, पोल्ट्री प्रोडक्ट को, मीट प्रोडक्ट को, ये वाली डिमांड करे जा रहे हैं। इंडिया का कंसर्न क्या है, इंडिया का कंसर्न ये है कि लाइवलीहुड बहुत सारे फार्मर की इफेक्ट होगी। भाई सही बात है, यहाँ का दूध ज्यादा बिक नहीं रहा है, बाहर का दूध हम लोग ला रहे हैं, तो इफेक्ट कौन होगा, हम होंगे, है ना, कोई मैं बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा। ये क्रक्स आधा था, मैंने बता दिया, आधा कह लो या पूरा कह लो, जो भी कह लो, आपको बताया। तो दोस्तों बाकी आगे हम पढ़ते हैं जो मेन है। देखो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट, या ये प्रीलिम्स के लिए ही नहीं है, ये एसएससी, रेलवे, टीचिंग, यूपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मत बोलना हमारे एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट अंडर नेगोशिएशन, यूएस टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया 25 से 18%, है ना। इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रही है। इंडिया में परचेज 500 बिलियन यूएस गुड्स एंड सर्विसेज 5 साल में इन्होंने वादा किया है, जो कि मैंने आपको आर्टिकल में बताया, राइट, है ना। और सेक्शन 301, भाई बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये पूछ सकते हैं। 301 यूएस इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म चल रहा है। लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, जिसमें कि टेक्सटाइल और गारमेंट की बात कीजिए। एमएसपी इशू जो डब्ल्यूटीओ, अच्छा डब्ल्यूटीओ का ना मैं एक वीडियो बना दूंगी। मैं ये याद कैसे रखूँ, मैं लिख लेती हूँ कहीं, 1 मिनट दीजिएगा। डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट, ठीक है ना, तो इसके ऊपर मैं बनाऊंगी वीडियो, ठीक है। डेयरी सेक्टर रिमेन सेंसिटिव एरिया, ट्रेड डेफिसिट कैन वीकन द करेंसी, इंडिया सीक्स डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब इंडिया क्या है, अपना डाइवर्सिफाई कर रही है एक्सपोर्ट मार्केट, बस कुछ नहीं, प्रीलिम्स फैक्ट यही थे। वैल्यू एडिशन में ये है, एक्सपोर्ट बूस्ट होंगे, मार्केट डाइवर्सिफाई करेगी, राइट, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे, इंप्रूव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, इंटीग्रेटेड इंडिया इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन होगी। तो ये सारी चीजें हमें दी हुई है। और अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, एग्रीकल्चर के लिए थ्रेट होगा, है ना। आई होप आप लोगों को दोस्तों समझ, प्रेशराइज होने में वही चीजें सेम, ठीक है ना। मेंस क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिए कि इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशन ऑफर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो पोज अ चैलेंजिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चर इंटरेस्ट। तो 250 वर्ड में हमें बताना है। पहले इंट्रोडक्शन देंगे आप, ग्रोइंग इंडिया एंड यूएस इकोनॉमिक पार्टनरशिप कैसे ग्रो कर रही है और क्या एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद आप देंगे एक्सपोर्ट, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक कैसे है, चैलेंजिंग एमएसपी के बारे में बता देंगे, ट्रेड डेफिसिट के बारे में बता देंगे, पॉलिसी ऑटोनॉमी के बारे में बता देंगे, राइट। कंक्लूजन में क्या बताएंगे, इंडिया शुड परस्यू बैलेंस म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड रूल बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट वाइल प्रोटेक्टिंग वनरेबल सेक्टर। इस तरह से करके आप देंगे। और एक दो आप थोड़ा सा डेटा लिख देना कि इतना हम लोग 500 के करीब हमने ये वाली लाइन ऐड कर देना, ये ऐड कर देना, ये ऐड कर देना। बहुत प्यारा आंसर हो गया, रेडी, मिल गए मार्क्स। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ना कहीं पूरे यूट्यूब में इस तरीके से मेहनत कर आपको कोई बता रहा है। तो अगर मैं कर रही हूँ ना तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले। मेरा टाइम ही जा रहा है यार, ठीक है, आप ही समझते होंगे ये बात। सेकंड करते हैं, देखिए ग्रेट निकोबार इस, हाँ तो दोस्तों मैं ओरिजिनल आर्टिकल ले आई हूँ, जैसे कि है ग्रेट निकोबार टास्क परसुइंग नेशन सिक्योरिटी विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा है, मैं कोशिश करूंगी इंपॉर्टेंट फैक्ट से बताऊं। देखिए स्टेट दैट डज नॉट, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये इस लाइन को है ना अपने नोट्स में लिख लीजिए। मैं आपको ये भी बताती जा रही हूँ आपको क्या क्या लिखना है, ये आप लिख लीजिए, ये वाला। A state that does not secure its frontiers, alliance and trade routes cannot secure its future। मतलब कि कहने का मतलब है जो स्टेट या जो कंट्री, जो भी कंट्री अपने फ्रंटियर, अपनी अलायंस, अपने ट्रेड रूट्स को यू कैन से सिक्योर नहीं कर सकती है, तो वो अपना फ्यूचर क्या सिक्योर करेगी। ये कौटिल्य के लेसन्स है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ लिखे हैं, ग्रामर ऑफ स्टेट क्राफ्ट सेंचुरी अगो एंड रिटर्न विद कहाँ गया, रिटर्न विद unusual force in our time. Nations today are being tested not merely on the size of their economies or strength of their armies, but on their ability, but on their but on their ability to read geography, anticipate future। मतलब कि क्या कहा जा रहा है, आज के टाइम पे जो है नेशन वो
अपनी इकोनॉमी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी आर्मी पे ही नहीं सिर्फ यू कैन से जज किया जाता है, बट वो अपनी जियोग्राफिकली अपनी एंटीसिपेटेड फ्यूचर को कैसे देख रहा है इस पर होता है। ग्रेट निकोबार इज वन सच टेस्ट ऑफ फॉर इंडिया, मतलब ग्रेट निकोबार जो है वो ऐसा ही एक टेस्ट है इंडिया के लिए। Located close to some of the most important seaways into Indo-Pacific, Great Nicobar is one of the India's most important strategic window in the world। मतलब क्या बोला जा रहा है हमें कि एक मिनट, ग्रेट निकोबार भी कुछ इसी तरीके से हम उसका जियोग्राफिकली फैक्टर, हम उसका इकोनॉमिकली फैक्टर ना देख के हम उसमें बस डेवलपमेंट और हम स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा बना पाए, तो ये थोड़ा सही चीज नहीं है। दैट्स व्हाई प्रपोज डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इसीलिए जो डेवलपमेंट आया है, प्रोजेक्ट आया है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसके ऊपर आंसर राइटिंग बड़ी अच्छी बनेगी, आप खुद से क्वेश्चन बना के खुद से कर सकते हैं। फॉर सेंचुरीज इंडियाज ओशन शेप्ड इंडियाज डेंसिटी कैरिंग अवर ट्रेड, भाई इंडियन ओशन में इतना सारा ट्रेड होता है, सिविलाइजेशन है, वनरेबिलिटी है। फॉर मच ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन, एक मिनट, इंडिया स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशंस रिमेन्ड हैव कॉन्टिनेंटल, मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजिकल इमेज है, जो हमें स्ट्रेटेजिकली देखा जाता है, एक हम कौन सी ऐसी कंट्री है जो अपने नाम पर ओशन ही कर बैठी है? इंडिया कंट्री कौन सी? साउथ अटलांटिक किसी कोई कंट्री नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक कोई कंट्री नहीं है, पैसिफिक कोई कंट्री नहीं है, वो अंटार्कटिका वो अलग है, वो किसी का है नहीं, राइट। तो मतलब हम ही है, इंडिया ही है जो ने अपने, तो हमने नाम तो अपने कर लिया, स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन हमारी बन चुकी है, वो कॉन्टिनेंटल के नाम पे है, बट हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ इस आर्टिकल में ये नजर आ रहा है। मतलब एक पार्ट पढ़ के मैं फिर डेटा पे आऊंगी, राइट। नाउ ग्रेट निकोबार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड आर्किपेलागो, ग्रेट निकोबार जो है लार्जेस्ट, मैं आपको ना इसमें मैप दिखाऊंगी दोस्तों। ग्रेट निकोबार देखिए, चलो डिटेल में देखते हैं। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार दोस्तों यहीं पर आप देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये रहा हमारा ग्रेट निकोबार का बिल्कुल प्यारा सा मैप, ये रहा, देखिए, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, पोर्ट ब्लेयर दिखा रखा है, अंडमान आइलैंड दिखा रखे, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, उससे नीचे तारसा जो भी बोलेंगे, बुम्पोका, नॉन कॉरी, कटशल, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो ये दिखा रखा है। और इसके बीच में 11th नोट, मतलब ये लाइन जो जा रही है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो यही हमें दिखा रखा है, हमने देख लिया है, राइट। ग्रेट निकोबार देख चुके हैं, अब देखते हैं हमें क्या देखना है, ठीक है। तो आर्किपेलागो एरिया ऑफ 910 स्क्वायर किलोमीटर, टोटल प्रोजेक्ट, अच्छा 910 स्क्वायर किलोमीटर में तो बेचारा ये आइलैंड ही आइलैंड है, और जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 166.10 स्क्वायर किलोमीटर में कर लें। 2% ऑफ द टोटल इज लैंड ऑन विच 130.75 अप्रोक्सीमेटली 118% टोटल फॉरेस्ट एरिया आइलैंड। मतलब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िए। सॉरी, the total project area of 166.10 square kilometer is only about 2% of the total area। ये सिर्फ टोटल एरिया का 2% एरिया है, जो मतलब अंडमान निकोबार जहां पर है पूरे एरिया के। तो इसमें से 130.75 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 1.82% जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया है आइलैंड का। मतलब कि 2% में तो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसमें 1.80% फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है, इट्स इंपोर्टेंस बिकम क्लियर व्हेन व्यूड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक लाइन से देखे जाए, हाई सीज से देखा जाए। इमेजिन द शिप मूविंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ एडन टूवर्ड्स द मलक्का स्ट्रेट। देखते हैं गल्फ ऑफ एडन और मलक्का स्ट्रेट। गल्फ ऑफ एडन मैप दिखा देते हैं, दिख जाएगा, राइट। देखिए गल्फ ऑफ एडन दोस्तों यहाँ है। मैं ना अगली बार से एक ऐप डाउनलोड करके रखूंगी, उसमें पूरा वर्ल्ड दिख जाएगा। गल्फ ऑफ एडन एंड मलक्का स्ट्रेट देखते हैं। मलक्का स्ट्रेट, राइट, मलक्का स्ट्रेट देखिए, दिख रहा है कितना प्यारा है ना। मलक्का स्ट्रेट यहाँ है और गल्फ ऑफ एडन यहाँ आया। पूरा वर्ल्ड मैप में आपको दिखा पाऊँ तो मुझे कहीं से, ये देखिए ये रहा गल्फ ऑफ एडन आपको दिखाया था ना मैंने, कहा है ये यहाँ पर। दोस्तों ये जो हॉर्न बना हुआ है ना, मैं इधर मार्क नहीं कर पा रही हूँ, एक मिनट दीजिएगा। देखिए मतलब यहां से ये मलक्का यहाँ
ठीक है। तो किस किस रूट के थ्रू जा रही है? इंडियन ओशियन है ना, यहीं से तो जा रहे हैं ना सारे। तो मेनली यहाँ से ये मलक्का, तो इंडियन ओशियन इसलिए ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, अभी पढ़ते हैं। तो देखिए, इट्स इम्पोर्टेंस बिकम क्लियर, ये पढ़ लिया है हमने। तो कार्गो सेलिंग फ्रॉम वेस्ट एशिया अफ्रीका टूवर्ड्स ईस्ट एशिया, कंटेनर ट्रैफिक कंटेनिंग एशियाज अफ्रीका यूरोप, मतलब कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, सबके ट्रेड वगैरह जाते हैं मलक्का से। यहाँ से जाके चाइना में जाते हैं, या फिर यहाँ तो नहीं जाते, रशिया में जाते हैं, या और यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, मतलब चाइना के भी यहाँ इधर से जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड है, ठीक है इधर से भी होता है, बट इधर मलक्का से भी होते जाते हुए यहाँ तक, या इनको करना हो, या मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, है ना। तो The Indian Ocean is increasing become a crowded strategic arena. Energy flow, container tariff, naval deployment, island facilities, undersea cables हो गई, मतलब आइलैंड की फैसिलिटी होगी। अंडरसी केबल चल रहा है कि नीचे से ही तार निकाल रहे हैं ना, सुना था हमने। मैरीटाइम सर्विलेंस, मतलब कि समुद्र पे ही सर्विलेंस करना कि कहीं चोरी चकारी तो नहीं हो रही है, या फिर क्या चल रहा है, सर्विलेंस करना, देख रेख करना, है ना। रिसेंटली थाईलैंड शेल्ड डिकेड ओल्ड प्रपोजल फॉर अ कैनाल कनेक्टिंग द अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड, अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। अंडमान सी कहाँ पर है? आप देख पा रहे होंगे, जहां पर अंडमान है वहां अंडमान है, सॉरी जहां पर अंडमान है वहां अंडमान सी है ना। अब कहाँ है? गल्फ ऑफ थाईलैंड। यहाँ तो नहीं दिखेगा दोस्तों, मैं आपको ना डिटेल में इधर ही दिखा देती हूँ। गल्फ ऑफ थाईलैंड, एक मिनट, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये रहा। देखिए दोस्तों, जितना आप स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से पढ़ेंगे ना, आपके लिए फायदा रहेगा। ये रहा गल्फ ऑफ थाईलैंड, है ना। आपको दिखा दूँ तो ये रहा, है ना, म्यांमार, ये बांग्लादेश है, हमारा इंडिया ऊपर दिख रहा है, आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड दिख रहा है अंडमान सी के बिल्कुल बगल में। और डिटेल में करना चाहे तो इसको मैं, एक मिनट दीजिएगा, ये रहा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ना आपको पढ़ने हो ना दोस्तों, अपने आप ही पढ़िए, अपने आप सर्च करके पढ़िए। मैप लिख दूँ अगर मैं इसको, देखिए यहाँ आ गया ना, ये रहा, मैं यही बोल रही थी। देखिए बैंकॉक है ना, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये जो आपको ये रिवर दिख रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेनली आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रिवर कहाँ किधर को बहती है, कहाँ को जाती है, ये सारी चीज़ें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। मैकोंग रिवर है, ये दिख क्यों नहीं रहा है, आई डोंट नो, ये बहुत ब्लर है दोस्तों, आप लोग खुद देखिएगा, अगर आपको दिख रहा हो सकता है मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो, राइट, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है, बट आई विल ट्राई समहाउ कि मुझे दिख जाए। चलिए दोस्तों, छोड़िए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। चलो आप यही देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी, आपको दिख रहा होगा। इस्तमस ऑफ करा जो है ये कनेक्ट करती है, याद रखना, इस्थमस ऑफ कारा जो कि कनेक्ट करती है इसे किसे, गल्फ ऑफ थाईलैंड को। यहाँ अंडमान सी है, देखिए यहाँ अंडमान सी है, यहाँ इस्तमस ऑफ कारा है, और यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ थाईलैंड। ऐसे मैंने आपको दिखा दिया है, आप मैप में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इतना सा थोड़ी सी कोशिश कीजिए प्लीज़, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। आप अगर आप देखिए, मैंने जियोग्राफी का लेक्चर शुरू किया है, बट उसमें थोड़ा सा इंगेजमेंट अभी मुझे कम दिखा रहा है। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखेंगे या क्या है, करंट अफेयर की तो देखो कम ही देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं कम बताती हूँ। जो भी आप देख रहा है इस वीडियो को, यहाँ तक जो आया है, प्लीज़ 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 जाकर आप जियोग्राफी के लेक्चर्स देखिए। अगर एंगेजमेंट थोड़ा सा कम है, आई वॉन्ट माई जनता टू वॉच दैट, ठीक है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। Instead an overland 90 kilometer multimodal land bridge connecting two newly designed deep sea ports along 10th parallel line। तो ये याद रखना, सॉरी, 10th पैरेलल लाइन कहाँ होती है? 10th पैरेलल लाइन क्या होती है? देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है ना, दो कंट्री को कनेक्ट करने वाली होती है। मैं आपको पैरेलल लाइंस दिखाती हूँ, पहले मैं 10th पैरेलल लाइन आपको दिखाती हूँ। दो कंट्री को नहीं, सॉरी, दो नेशन को भी कर सकती है, कंट्री को भी कर सकती है, एक कंट्री में भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। 37 पैरेलल लाइन होती है, बहुत सारी पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइन मतलब जो लैटिट्यूड, ये क्या हो गया,
देखिए अंडमान आइलैंड, अंडमान और निकोबार को बांटने वाली कौन है? 10th डिग्री चैनल। पैरेलल लाइन बोलते हैं या डिग्री चैनल भी बोल देते हैं। मैं लिखती हूँ ऑल डिग्री चैनल्स ऑफ वर्ल्ड। देखिए ठीक है, नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को तो 10th डिग्री चैनल काटती है, हमें पता चल गया है ये। तो आपको ये याद रखना है, बाकी सारे के आपको लिख के आने हैं, ठीक है ना। क्या है, हाँ देखिए इधर दिखा रखा है ये, ठीक है। 10 डिग्री मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल को कौन सी बांटती है? लोम्बोक स्ट्रेट है, लोम्बोक स्ट्रेट बाली और लोम्बोक को बांटता है, राइट। 10 डिग्री चैनल का तो हमने देख लिया है ना। विंडोज पैसेज, ये आपको मतलब डिग्री चैनल आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट एंड द वर्ल्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मैं मतलब जब मैप का सेशन कराऊंगी ना तब करेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे ही हमारे पास कम टाइम है, ठीक है ना। जब मैं मैप का सेशन कराऊंगी तो सब कुछ करा दूंगी, और मैप का सेशन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें वर्ल्ड मैप कराऊंगी मैं। सारे स्टेट हो गए, सारे कंट्री हो गए, ट्रिक के साथ सब कुछ करेंगे दोस्तों, बहुत मेहनत लगेगी। स्टेट ऑफ मलक्का इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट चौक पॉइंट है। भाई स्टेट ऑफ मलक्का मैंने आपको दिखाया चौक पॉइंट है, क्योंकि ज्यादा ट्रेड उधर से होता है ना। कॉमर्स ऑफ एनॉर्मस वैल्यू। ग्रेट निकोबार्स, गलेथिया बे, गलेथिया बे कहाँ है? आप अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो ये बहुत कॉमन सी है। गलेथिया बे हमारा ग्रेट निकोबार में है, आप देख सकते हैं कहाँ पर है। 6 डिग्री चैनल में बांटता है। 10 डिग्री चैनल का तो मैंने बताया वो PYQ है, अब 6 डिग्री चैनल पूछ सकते हैं, क्योंकि अब लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता है। तो 6 डिग्री चैनल कहाँ है हमारा? गलेथिया बे में, निकोबार के, ठीक है ना। विच जो कनेक्ट करता है मलक्का स्टेट को, दिखा देती हूँ फिर। मैं कहाँ गया मैप? यहाँ तो था, रुक जाओ मैं दोबारा डालती हूँ अपनी इमेज सेक्शन से। गलत, गलतिया भी करते हैं ना दोस्तों। आज शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आज थोड़े इंपॉर्टेंट है, कल नहीं थे ना जैसे, तो ऐसे ही करते हैं न्यूज़पेपर वाले। एक दिन थोड़ा सा कम दे देंगे और एक दिन ऐसे भर देंगे कि 1 घंटा भी कम लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी करा पाऊँ जितना हो सके, ठीक है ना। आपको गलेथिया बे दिख रहा है कहीं? ये कोलंबो के पास ये गलेथिया बे, देखिए गलेथिया बे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्विस कैनाल से होते होते वजिंगम पोर्ट, जो कि अभी आपको पता है ना आया था ये 2026 में, तो इस तरह से कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे। गलेथिया बे ये है। चलो आई होप आपको लोकेशन तो समझ आ गई होगी दोस्तों। तो यहाँ तक समझ क्या आया है आपको? बताना जरा क्या, कमेंट करो जरा। तो यहाँ तक पहले हम इसके ना वो पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं इसके इंपॉर्टेंट। तो क्या क्यों न्यूज में तो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है इंप्लीमेंट करने के लिए, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, कह लो इकोलॉजिकल कोस्ट और ट्राइबल रेस कंसर्न रेस करने के लिए, है ना। एनवायरमेंट कंसर्न के लिए कि रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उधर बहुत सारे इनफॉरेस्ट है। कोरल रीफ है, कोरल रीफ के बारे में आपको पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है, राइट। क्लाइमेटिक वैल्यू है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, वल्नरेबल क्लाइमेट चेंज है, जो कि हमारे लिए बहुत कंसर्न वाली बात है। इतना क्लाइमेट चेंज, इतनी गर्मी ऐसे बढ़ रही है ना। हैबिटेट लॉस होगा, कितने सारे जानवर बेचारे बेघर हो जाएंगे। चिड़िया छोटी छोटी कहाँ रहेंगी वो, उनके लिए वही तो घर है बेचारा, पेड़ ही तो उनका घर है छोटा सा, है ना। आप उनसे वो छीन लोगे, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल है वो भी इफेक्ट होंगे। कैपेसिटी, आइलैंड इकोसिस्टम हैव लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, अनस्टेबल डेवलपमेंट, मतलब कि पता नहीं है ना कि वो हमारा जो एनवायरमेंट है वो कैसे रिएक्ट करेगा। भाई नेचर से खेलोगे क्या? इतने बड़े हो गए हो क्या तुम? What needs to be done? Ensure strategic project follow environment impact assessment, IEA। IEA दोस्तों, IEA के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो IEA बोल रही हूँ। EIA जो है ना, इसके 8 स्टेप होते हैं, इसके बारे में सर्च कर लेना, IEA करके UPSC लिख देना या कुछ भी लिख देना आगे। तो इसके ना काफी सारे स्टेप होते हैं, इतनी आसानी से इसका जो मतलब इसका इतनी आसानी से अप्रूवल नहीं मिलता IEA वालों को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट देती है। अरे मैं दिखा देती हूँ यार, इनका ही पढ़ लेती हूँ, दृष्टि वालों का। देखिए अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई स्क्रीनिंग, ये मैं बता रही थी, स्क्रीनिंग स्कोपिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, पता है। स्क्रीनिंग स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग, SSPPDM ऐसे करके याद रखना। स्क्रीनिंग स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग। अब परिवेश पोर्टल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंट सिंगल
सिंगल विंडो हब परिवेश पोर्टल है जो कि ईसी के लिए ही है, ठीक है। मतलब कैटेगरी ए कैटेगरी बी में दिया होता है जिसमें कि ईआईसी क्लियरेंस चाहिए, मतलब ईआईसी क्लियरेंस होता है एनवायरनमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट है, डिटेल्स दी जाती है क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा उधर ट्राइबल लोगों को या फिर उधर की रिलेटेड एक्टिविटी को, और कितना हार्मफुल है कितना नहीं। कैटेगरी B1 और B2 की होती है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है, और जिसमें कि B2 में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और दूसरी अगर इनिशिएटिव ले एनविस एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कलेक्ट करना, स्टोर करना, रिवाइड करना, डिसमेंटेनिंग करना, और ड्राफ्ट एनवायरमेंटल असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020। देखो मैंने कितना एक आर्टिकल में, मुझे नहीं लगता कि मैंने 4 से 10 के बीच में मैंने फैक्ट्स बता दिए होंगे। कोई बता रहा है इससे बता दो, मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो हो गई, ये ज़्यादा लंबी ना चली जाए, देखते हैं क्या होता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द जंक्शन की आइलैंड ऑफ द इंडो पैसिफिक, ये दिखा रखा है, मैं दिखा चुकी हूँ, नोट सो इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस भी बताती हूँ, मलक्का स्ट्रेट दिखा चुकी हूँ। डोमेन अवेयरनेस हो, इंडिया की इंडो पैसिफिक रीजन को बढ़ाना, क्रिटिकल काउंटिंग, चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की बात कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है ना। की प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल, ये ICTL इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिट टर्मिनल बनाने की बात करें। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात करें, ग्रीनफील्ड मतलब कि बिल्कुल सरे से, बिल्कुल जमीन से बनाया नहीं, नया बनाना। टाउनशिप प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है, रोड नेटवर्क की बात हो रही है, टू कनेक्ट एरिया से, रोड मतलब एरिया टू एरिया कनेक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, इंश्योर स्ट्रेटेजिकली प्रोजेक्ट फॉलोज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। अडॉप्ट क्लाइमेट रेजिलियंट इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्राइबल राइट्स के लिए बात करना, लीगल सेफ गार्ड करना, जेन्युइन प्रिपरेशन करना, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए बात करना, लॉन्ग टर्म विजन देखना, ये सब। चैलेंजेस क्या है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा, ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब जाएंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट होगा, इनको हटाना पड़ेगा। ट्राइबल हैबिटेट, ट्राइबल लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। इन्वायरमेंट में लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है सहने की, हम लोग इतना ज़्यादा करेंगे। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कौन कितना कहाँ जानवर बन रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं होगी, कितने जानवर होंगे यार, कितने आप सोच सकते हैं ऐसे एरिया में, मतलब बर्ड्स हो गई, स्नेक्स हो गई, कहाँ कहाँ सबका इकोलॉजिकल बैलेंस हिल जाएगा, है ना। तो पॉसिबल मेंस क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इन ग्रेट निकोबार इज एसेंशियल फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, मानते हैं, बट इट मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज इकोलॉजिकल बैलेंस और ट्राइबल राइट को मतलब डिफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर आप डिस्कस करेंगे, आप कैसे आंसर लिख सकते हैं, आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो आप डेफिनेशन देंगे प्रोजेक्ट की, उसके बाद देखेंगे लोकेशन कहाँ है, फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताएंगे, और बताएंगे प्रोजेक्ट के कोर्स क्या है, फिर प्रोन्स क्या है, फिर चैलेंजेस क्या है, और उसको सोल्यूशन आप देंगे। सोल्यूशन अपने आप से ये हो सकता है कि पहले तो EIC का जो सर्टिफिकेट होता है, आई मीन क्लियरेंस होता है, वो मिले, अच्छे से इन्वेस्टिगेट हो कि कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एकदम से नहीं करना, धीरे धीरे करना है, और एनवायरनमेंट का खूब ख्याल रखना, मतलब पेड़ कम से कम काटने पड़े, और उधर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें लगे, है ना। और रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब कि ऐसे ही कोई भी आके नहीं कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन हो, साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसे ये दिखा रखा है अरीबाड़ा के बारे में, आप जानते होंगे, सर्च कर लो अरीबाड़ा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सर्च करो, कमेंट करो यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी एडवांटेज, बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉडल सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, तो ये अपॉर्चुनिटीज होगी। कोई फैक्ट हो याद कर लेते हैं। ग्रेट निकोबार इज द साउदर्न मोस्ट लार्जेस्ट, मतलब ग्रेट निकोबार है जो साउदर्न मोस्ट लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है निकोबार ग्रुप का, मतलब ऊपर अंडमान नीचे निकोबार और 10 डिग्री चैनल से सेपरेट हो रहे हैं, मैं बता चुकी हूँ। जियोग्राफिकली लिंक साउथ एशिया से गैलाथिया बे मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और लेदर बैक टर्टल इधर आते हैं ये प्यारे से। इनका बताओ कि साइट्स में इनकी थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रही हूँ, शायद थर्ड ही है, साइट्स में इनकी क्या है वो मतलब क्रिटिकली एंडेंजर है, डेंजर है, क्या है ये, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आप कमेंट करेंगे ना तो नेक्स्ट में मैं स्क्रीनशॉट लगा के आपके नेम के साथ मैं दिखाऊंगी कि आपने आंसर दिया है, तो आंसर दीजिए। धीरे धीरे आने शुरू होंगे। एडिटोरियल एसेंस क्या है, इंडियाज परस्यूट नेशनल सिक्योरिटी हैंड इन हैंड इकोलॉजिकल। अब देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या होगा, ग्रेट निकोबार आइलैंड मलक्का स्टेट में दिखा चुकी हूँ। पीवीटीजी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, देबार कमीशन 75 पीवीटीजी है, जाकर देखिए। EIA के बारे में बता दिया, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में मैंने बता दिया, और मैरीटाइम अवेयरनेस के बारे में मैंने बता दिया। मेंस के में जियोग्राफिकल फैक्टर आपको क्लाइमेट चेंज वगैरह बता दिया, ट्राइबल
ट्राइबल राइट्स के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में सब बता चुकी हूँ। तो बस इसमें ट्राइबल राइट एंड सोशल कंसर्न ये होगा, पीवीटीजी के लिए राइट, ये सब हो चुका है हमारा, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये आर्टिकल बहुत पसंद आया होगा। इसमें मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी है बताने में। इन कंक्लूजन आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रेट निकोबार जो है बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू होल्ड करता है, ट्रू सिक्योरिटी भी इसमें लाई करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, उसी के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट आना चाहिए। और एसडीजी वगैरह को मेंशन कर देना, मतलब एसडीजी आप ऐसे कर देना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6 होता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, है ना, बस ये है, रिड्यूस इनइक्वालिटी 10 वाला कर देना। तो ये सारी चीजें मेंशन कर देना एंड अपना आंसर लिखना बढ़िया सा। चाहो तो मैं एक दिन ना आंसर भी लिखवा दूंगी। तो मैंने ये कर लिया है, ये कर लिया है। अब करते हैं हमारा थर्ड वाला, माउंटबेटन प्लान। मैं इसका, हाँ तो दोस्तों जैसा कि हमारे पास माउंटबेटन प्लान एट 79 हाउ इट रिड्यूस द सब कॉन्टिनेंट, इसका जो ओरिजिनल आर्टिकल है ये है, और इसकी जो फैक्ट है वो ये है, राइट। देखिए दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है, आई नो इसको रीच होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं दिस इज माई थर्ड वीक, सॉरी 2.5 वीक, थर्ड वीक ही मान लो। तो ये मेरा थर्ड वीक है जहाँ पे मैंने यूट्यूब अपना जर्नी स्टार्ट की है, एंड मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कैसे करते हैं। मुझे पता नहीं है कि हाँ टेलीग्राम भी मैंने डाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक जो आया है वो जेन्युइनली एक बढ़िया और अच्छा एस्पिरेंट है। देखिए ना तो मैं प्रमोट कर रही हूँ, है ना, घर में नहीं दे रही हूँ, कुछ नहीं दे रही हूँ, ना फ्रेंड्स को दे रही हूँ। आप जानते हैं कि फ्रेंड्स, पड़ोसी जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ, ऑफिस वर्क, ये वो, मम्मा पापा के फादर, सब मतलब कि 4-4 5-5 आईडी बना के पूरे खानदान सबको मिला के मैं 1000 सब्सक्राइबर ऐसे ही करा सकती हूँ। आप मानते हैं ये बात, है ना, 10-10 आईडी बना के कितना दिमाग लगा के, और खरीदे भी जाते हैं। मैंने तो देखा तो कुछ कई खरीदने वाले भी होते हैं, वो छोड़ी, उसकी तो बात ही नहीं कर, है ना, मानते हैं आप। और एंगेजमेंट भी बढ़ा सकती हूँ, मोनेटाइज करा लूंगी पैसे। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे जेन्युइन जनता चाहिए जो मेरे पास रोज आए, तो आप हैं वो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यूपीएससी की, तो बात हो गई यहाँ पे, इसको हटाते हैं अभी, ठीक है ना। देखिए जो डीएसएसबी वाले हैं, टीचिंग वाले हैं, आप मेरी बात सुनिए। डीएसएसबी हो गया और मैं किसकी बात करूँ, एसएससी हो गया। क्या आपको नहीं लगता है कि डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है माउंटबेटन के बारे में, आपके पास नहीं आएगा? सबसे ज्यादा वेग तो आप ही लोगों का, यूपीएससी आपको फॉलो कर रही है, ठीक है ना। तो जितना हो सके ध्यान दो। चलो पढ़ते हैं आगे। माउंटबेटन प्लान एट 79 हाउ इट रीड्यू द सब कॉन्टिनेंट, उसने कैसे रीड्यू किया सब कॉन्टिनेंट। पहले तो इसकी हिस्टोरिकल फैक्ट और बैकग्राउंड वगैरह जान लेते हैं। देखिए 3 जून 1947 में माउंटबेटन ने अनाउंस किया था कि पावर, इंडिया की जो पावर है वो ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये पाकिस्तान को ना भगा दिया था कि गेट लॉस्ट, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। लेड टू द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वन ऑफ द लार्जेस्ट मास माइग्रेशन हुआ था इस टाइम पे। 79 ईयर हो गए हैं उस बात को। बैकग्राउंड, व्हाई अ प्लान नीडेड, क्यों प्लान चाहिए था? क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे आया था कि इतना घमासान युद्ध हो गया था कि मार काट मच रही थी, तो डायरेक्ट एक्शन डे करना ही था। कैबिनेट मिशन फेलियर हो गया था। बताओ कैबिनेट मिशन के पॉइंट्स क्या क्या थे। 4th क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के आप पॉइंट्स लिखिए। मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान बनाओ। कांग्रेस वांटेड एन यूनाइटेड इंडिया, कांग्रेस को यूनाइटेड इंडिया चाहिए थी। ब्रिटिश प्रायोरिटी क्या थी? क्विट इंडिया क्विकली विद मिनिमल ब्लडशेड, ब्लडशेड कम हो और क्विट इंडिया जल्दी जल्दी हो, ये वाली चीज। व्हाट वाज द माउंटबेटन प्लान? माउंटबेटन प्लान था क्या था? 3 जून 1947 की बात है, 3 जून 1947 की बात है। ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हो गया था इंडिया पाकिस्तान में, और पंजाब एंड बंगाल एक मेजोरिटी बनी थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का रेफरेंडम था, और असम जो था रेफरेंडम में था। ये भी प्रिंसली स्टेट गिवन द ऑप्शन टू ज्वाइन पाकिस्तान की, प्रिंसली स्टेट को बोला गया कि पाकिस्तान ज्वाइन करना है कर लो। जिसमें कि आपको पता है हैदराबाद पुलिस एक्शन हुआ था, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, सारी चीजें हमें अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ओके, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी ही। ब्रिटिश वुड ट्रांसफर पावर बाय 15 अगस्त 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास 1947 में, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ओह सॉरी ये पूरा हिल गया होगा मेरे ख्याल से। तो क्या है मतलब ऑब्जेक्टिव क्या थे? ब्रिटिश रूल को खत्म किया जाएगा, ऑर्डरली ट्रांसफर की जाएगी पावर को, कम्युनल वायलेंस को खत्म किया जाएगा, स्टेबिलिटी होगी, ट्रिबुलेंट सिचुएशन, स्टेबिलिटी होगी, ट्रिबुलेंट सिचुएशन, ये सब आएगा, ठीक है ना। व्हाट हैपन आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। इंडिया अलग और वो छोटा बेटा अलग,
पाकिस्तान, है ना। मास माइग्रेशन हुआ 1.4 करोड़ पीपल का इधर उधर हुए, वायलेंस हुए, कितने लोग मरे हैं, कितने लड़कियों के रेप हुए हैं, राइट। प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन, 560 स्टेट इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, सरदार पटेल, वीपी मेनन, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो कि आज भी हमें दर्द देता है। हाउ डिड रिवल, तो यहां तक समझ आया आपको, मुझे ये बताओ। लॉर्ड वायसरॉय थे ये मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक। नेफ्यू था ये जॉर्ज सिक्स का नेफ्यू था ये, माउंटबेटन, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं इसको, अब पढ़े या फिर ठीक है। देखिए, माउंटबेटन अराइव दिल्ली इन मार्च 22, 1947 टू अज्यूम ऑफिस। वाइसरॉय विद क्लियर मैंडेट के साथ आया था कि इंडिया की पावर को ट्रांसफर करेंगे। नो लेटर 30 जून 1940 के, मतलब 30 जून 1948 डिसाइड किया गया था। ही एंटर्ड अ कंट्री ग्रिपल्ड बाय एस्केलेटिंग कम्युनल वायलेंस। द कलकत्ता किंग अगस्त 1946 वर फॉलोड राइट्स नोखाली और बिहार में, while tension has spread the Bombay and other parts of the country. Mountbatten swiftly concluded the idea of Pakistan had become unavoidable. Following consultation in the India's visit London midday, he returned to unveil partition plan. मतलब partition plan लेके आया था 3 जून 1947 को। तो उस चीज को ही 76 ईयर्स हो गए, ये बोला जा रहा है कि ठीक है। प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने प्रिपेयर किया कि कैसे जो है एक फेट है सब कॉन्टिनेंट का करेंगे। लॉर्ड क्यों लगाते हो भाई, माउंटबेटन, ठीक है, इसने तो बड़ा अच्छा काम किया था, इसके आगे तो लगाना चाहिए, ठीक है ना। ब्रिटिश वॉइसर जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस, और मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो मुस्लिम लीग को कर रहा था, और बलदेव सिंह जो है स्पीकिंग इन बिहाफ ऑफ सिख। बलदेव सिंह जी सिख के बिहाफ में थे, जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के, और ये मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अगेंस्ट है, ठीक है ना। ओके, What did plan propose? At its core, the plan accepted the division of British India. मतलब ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करने की बात करी जा रही थी। पंजाब एंड बंगाल would vote on whether their provinces should be partitioned. पंजाब और बंगाल बोल रहे थे कि भाई हमारी जो प्रोविंस है उनको बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। सिंध असेंबली में भी हो रहा था कि हम क्या करें, इंडिया और पाकिस्तान को कैसे हम मतलब would be held northwest frontier provinces and Sylhet district determine their future। मतलब कि क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था एंड सिलहेट डिस्ट्रिक्ट डिटरमाइन देयर फ्यूचर, अपना फ्यूचर उनको डिटरमाइन करना था कि भाई हमें इंडिया में रहना है या फिर हमें आगे दूसरी कंट्री में मतलब पाकिस्तान में जाना है। If partition occur, a boundary commission would demarcated the boundaries, particularly Punjab and Bengal. The plan also provided for the creation of 2 independent dominions. 2 independent dominion बनने की बात हुई, India and Pakistan, each with constitute assembly. Princely state would require accede to 1। ये थोड़ा सा मिस आउट हो गया, आप पढ़ लेना दोस्तों। मतलब यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्लान आया, कौन सी जो कि स्टेट थी वो डर रही थी कि हम ज्वाइन करें ना करें, प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करें या हम क्या करें। तो मुस्लिम लीग ने तो इस चीज को अपोज ही किया था कि भाई मुझे, एक मिनट, द मुस्लिम लीग कंटिन्यू टू अपोज द पार्टीशन पंजाब एंड बंगाल। और सिख ने इस तरीके से, मतलब सबने है ना, किसी ने एक्सेप्ट किया किसी ने नहीं किया इनके प्लान को। तो हाउ डिड राइवल पार्टी एग्री, कैसे एग्री की थी, तो क्या हुआ था, कांग्रेस वाज ड्रिवन टू एक्सेप्ट प्लान आउट ऑफ द डिजायर कंटेन स्पिरेलिंग कम्युनल वायलेंस। जो कम्युनल वायलेंस, स्पिरेलिंग मतलब बढ़ना, कि कम्युनल वायलेंस जो इतना ज्यादा बढ़ रहा था उसको लेके जो है पार्टीज ने कहा कि भाई यार करना ही पड़ेगा। देखो यार, हम लोग ना बड़ी जल्दी ब्लेम गेम खेलना बहुत अच्छे से आता है, हम लोग उसमें गांधी जी हो या कोई भी हो, हम लोग ब्लेम गेम बहुत जल्दी करते हैं। यार उस टाइम पे इतना वायलेंस हो रहा था, आप लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि 1975 में हुआ था, उससे भी तगड़ा वायलेंस हुआ था, हिंदू मुस्लिम मार काट। एक तो भाई साहब मुझे समझ नहीं आता हिंदू मुस्लिम क्या होता है। तो मतलब उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम भी नहीं, उस टाइम पे पाकिस्तान बनाओ पाक हो रहा था और मार काट हो रही थी, छी इतना गंदा वायलेंस हो रहा था। तो यार वो नहीं करते तो क्या करते कि लो यार निकलो तुम, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, वो जिद कर रहा है मुझे चाहिए, सामान फेंक रहा है, काट रहा है, चिल्ला रहा है, ले मर, है ना, होता है ना। चलिए आ जाते टॉपिक पे, थोड़ा भाग जाएंगे नहीं तो। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसमें यही बताया जा रहा है, अनआंसर क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर। वुड पीपल बी एक्सेप्टेड टू माइग्रेट, मतलब कि लोगों को ये था कि माइग्रेट करेंगे। बॉर्डर ड्रोन, जिस तरह से बॉर्डर ड्रोन हुआ है, ये जो कौन सी लाइन है बताओ। 5th क्वेश्चन ये है कि कौन सी लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और कौन सी लाइन है चाइना और इंडिया। रेड क्लिफ लाइन यहाँ है, कौन सी है, मैकमोहन लाइन यहाँ है, कहाँ है, ठीक है ना, बताना है आपको।
5वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, है ना। माउंटबेटन वॉज रिपीटेडली प्रेस्ड वेदर प्लान वुड बी ट्रिगर लार्ज स्केल, पर्सनली आई डोंट सी इट, वाइसरॉय रिप्लाइड, येट द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज सून बी अपेरेंट टू द वर्ल्ड, इन द वीक्स कम वायलेंस वुड एनग्लफ इनटू पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट, ट्रिगरिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास माइग्रेशन। तो इसी वायलेंस ने कुछ वीक में बदल दिया अलग अलग कंट्री में, इसी तरीके से हमारी कंट्री अलग हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा, एक्सेप्ट किया प्लान की, ओके है। डिजायर इंडिपेंडेंटली मोर यूनिटी, मतलब इंडिपेंडेंट रहेंगे बट उसमें ठीक है मोर यूनिटी होगी। फियर्ड मोर वायलेंस, है ना, ज्यादा वायलेंस को, मतलब भड़क गए थे यार, तभी ये पाक बनाया, वरना तो। फाइनली मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया था ये। वॉइसरॉय का स्ट्रगल देखा, सिख ने भी कहा, सिख ने अपोज किया था पार्टीशन को भाई, सिख ने अपोज किया था, ठीक है। सिख मेजॉरिटी, फियर्ड लॉज ऑफ सिख मेजॉरिटी इन द, भाई वही है ना कि वेस्ट पंजाब में, आप जानते हैं कि वेस्ट पंजाब कहाँ है, चला गया है पाकिस्तान में, वहाँ पर सिख कम्युनिटी कम है, तो वही डर था उनको, और क्या था यार, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट wanted to exit, avoid long term, उनको और कायोस नहीं चाहिए था, इसलिए they decided to go out from the country and टाटा बाय बाय, फिर कभी मत आना। अरे नहीं, ये कंट्री से तो कुछ लगाव है, ठीक है। Could partition have been avoided? Were border drawn has, मतलब बॉर्डर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी बन गया है। People not consulted, मतलब ये कुछ क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस ऐसे ही मैंने लिख दिए हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी जो अभी तक है कि हाँ इधर है ना, वॉर्स जो है 1940 वॉर्स चल रहा है, कारगिल भी देखा, डिफेंस में, कम्युनल डिस्प्यूट में, ये सारी चीजें आज भी, कश्मीर डिस्प्यूट तो वो पता नहीं कब जाके खत्म होगा, पहलगाम भी अभी हुआ था। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आपको क्या याद रखना है, देखिए दोस्तों, माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 में आया था, ये हमें याद रखना है। इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में था, ये तो सबको याद है। इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में आया था, याद रखना। डायरेक्ट एक्शन डे इंडिपेंडेंस डे के एक दिन बाद हुआ था, आई मीन एक साल पहले, एक दिन पहले, 366 दिन पहले, 16 अगस्त 1946 को। पार्टीशन लेड क्रिएशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान डोमेन, रिफ्यूजी डिस्प्लेसमेंट, 1.4 करोड़ लोग इधर हो गए थे, और डेथ 5 से 10 लाख हुई थी। प्रिंसली स्टेट 560 तक थी, और फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुआ था वो 1947 से 48 में हुआ था, ये याद रखना है। मेंस पर्सपेक्टिव में फ्रीडम स्ट्रगल, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल और पार्टीशन ऑफ इंडिया लीडर इवेंट्स में काम आएगा। जीएस पेपर 2 में सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटीग्रेट प्रिंसली स्टेट, चैलेंजेस, नेशनल बिल्डिंग, कम्युनल डाइवर्सिटी में काम आएगा। जीएस 3 में इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा। क्विक रिविजन कर लेते हैं, फटाफट से एकदम देख लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान, पार्टीशन, माइग्रेशन, वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट, बस यही चला, न्यू चैलेंजेस आए और अब तक चले जा रहा है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। लुइस माउंटबेटन लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे, जवाहरलाल नेहरू पहले, मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और वल्लभ भाई आर्किटेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इन्होंने ही सारे प्रिंसली, आई मीन जो नहीं मिलना चाह रहे थे उनको इन्होंने मिलाया, सारे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे। अब ये 3 क्वेश्चन है, जैसे कि ये है, The Mountbatten Plan was hurried solution complex problem examine. Discuss the cause and consequences of partition of India. How did integration princely state strengthen the unity? ये Did you know the partition of India considered one of the largest most strategic migration था human history का? ये देखो आंसर मिल गया 5वें का। कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, 5 वीक में ही बना दी थी, जो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई क्या सोच के उसने ये, मतलब क्या मार्क किया था यार, ये क्या पंजाब के एरिया को पता नहीं क्या उधर ज्यादा दे दिया, छोड़ो अब क्या बोले, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। अच्छा, एडिटोरियल तो देखो यही है, देखो एक और है वो ना, हाउ न्यू पेनक्रियाटिक कैंसर पिल डबल सर्वाइवल रेट, ये वाला है। अगर आपके कमेंट्स आते हैं ना तो मैं वो वाला करूंगी, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो का टाइम देख के ही लोग ना स्किप कर देते हैं कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखे यार, एडिटोरियल 10-20 मिनट का देख लेंगे जिसमें कि टड़ा बोल के चले गए। आप देख लो, बता दो मैंने कि मेरी कमी है अगर बताने में, एक्सप्लेन सेशन में कोई ये रिप्रेजेंटेशन में कमी है, किसी चीज़ में कमी, तो फटाफट बता दो। आखिरी ये वाले जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमारा ना सांची स्तूपा ना स्तूपा न्यूज़ में था, और ये थोड़ा सा ना यार ये ब्लर है, हाँ तो दोस्तों मैंने ये न्यू इमेज लगा दी है, देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये 4 नंबर का आर्टिकल समझ लीजिए आप। तो इसको लास्ट समझते हैं और फिर
वाइंड अप करते हैं इसको। देखिए, सांची स्तूपा सैक्रेड रिलिक्स, जो कि है ये पीआईबी का आर्टिकल है, सैक्रेड रिलिक्स टू लॉर्ड बुद्धा चीफ डिसाइपल एनश्राइन टू मंगोलिया, मतलब मंगोलिया में उनके, मैंने शायद करंट अफेयर में भी बताया था, मंगोलिया में ना जो सेक्रेड रिलिक्स ऑफ बुद्धा है उनको भेजा गया है या ट्रांसफर किया गया है, राइट। ये याद रखना है आपको, बस यही बताया हुआ है इसमें, ये पीआईबी में। अब इसके रिलेटेड फैक्ट्स को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी ने सेक्रेड रिलिक्स सांची स्तूपा के बीइंग सेंट टू मंगोलिया में भेजा गया है, राइट। और मंगोलिया में सरीपुत्ता और मौदगालियाना, सरीपुत्ता मौदगालियाना, ठीक है ना, दो मोस्ट प्रोमिनेंट डिसाइपल थे, उनके रिलिक्स को भेजा गया है। दोबारा बोलते हैं, बुद्ध जी के दो डिसाइपल, उनके रिलिक्स, रिलिक्स मरकर मतलब अवशेष, जब वो मर जाते हैं तो उनकी राख कह लो, जो भी कह लो, अवशेष कह लो, राइट। तो सरीपुत्रा और मौदगालियाना, ठीक है ना, याद रखना है इनको। इनके रिलिक्स भेजे गए हैं 31 मई को। अलाउ डिवोटीज टू टूरिस्ट टू पे होमेज, मतलब इधर आके अपना यू कैन से उलन बतार में डिस्प्ले किए गए थे। सैक्रेड रिलिक्स ऑफ बुद्धा एंड श्राइन इन मंगोलिया। आई नो आपको समझ नहीं आ रहा होगा दोस्तों, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं बिल्कुल क्लियर एकदम इमेज ले पाऊँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, जो लिखा हुआ है। मैं कुछ भी इसमें वो नहीं रखूँगी क्योंकि दिख नहीं रहा है या क्या है। मैंने काफ़ी कोशिश की बट ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, राइट, क्योंकि ये इसमें PDF में बना हुआ है एंड थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, तो समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है ना, ये सारी चीजें आपको इजीली तब समझ आएगी जब आप वंस आप सारा का सारा अपना कंटेंट कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है ना। बिना कंटेंट कंप्लीट करके आप ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी मत रखना कि भाई ये मुझे समझ आ जाएगा या नहीं, क्या है, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा विसक दे, ये जो लिखा हुआ है ना, इधर ये पढ़ रही हूँ मैं, इधर वाले इस वाले इमेज में मैं ये पढ़ रही हूँ जो लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए, बस सुन लीजिए मेरे को। ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा विसाख डे 2026 द सेक्रेड रिलिक्स ऑफ अरहत सरीपुत्ता, लिख देती हूँ, अरहत सरीपुत्ता, ठीक है, अरहत सरीपुत्ता, अरहत सरीपुत्ता, ठीक है ना। अरहत सरीपुत्ता के जो रिलिक्स है, और अरहत महामोंगलाना, अरहत महामोंगलाना, अरहत महामोंगलाना, मोगलाना बोलेंगे या मोगलाना बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, मोगलाना, अरहत सरीपुत्ता और अरहत मोगलाना एनश्राइंस जो है मोनेस्ट्री में मंगोलिया में रखा गया है। और एनश्राइन का नाम, मतलब जहाँ पर रखा गया है ना, जहाँ पर भेजा गया है, तो उसका नाम है ग्रैंड टेंशलिंग। ग्रैंड टेंशलिंग, ग्रैंड टेंशलिंग को कैसे लिखेंगे, ग्रैंड टैंग शिलिंग, कुछ ऐसे करके, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। मतलब सेक्रेड जो इनके हैं उनको भेजा गया है। अरहत सरीपुत्ता क्या है, जो सेलिब्रेट फॉर हिज विजडम, नॉलेज एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जो उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, अरहत सरीपुत्ता तो इसलिए होता था, और अरहत महामोगलाना वो किस लिए था, एक्सेप्शनल एट्रीब्यूट के लिए वो जाने जाते थे। तो बस यही बताया हुआ है। थर्ड मतलब अशोका जी ने कब बुद्धा को फॉलो करना शुरू किया था, 3rd BCE में। और ये जो सांची स्तूपा है इसको यूनेस्को ने कब रिकॉग्नाइज किया था, सांची स्तूपा को 1989 में, याद रखना 1989 में सांची स्तूपा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रिकॉग्नाइज कर दिया था। और जो मेन स्तूपा होता है उसमें हर्मिकल डोम होता है, जिसको अंडा बोला जाता है, हर्मिकल डोम होता है ये, इसको अंडा बोला जाता है, राइट, याद रखना है। अबव द डोम स्टैंड्स हर्मिका, है ना, जो स्क्वायर शेप रिप्रेजेंट करता है, उसमें सैक्रेड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये इधर हर्मिका, इधर रिलिक्स होते हैं बुद्धा के, ठीक है ना, ये याद रखना, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। चलिए, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, यही इसमें बताया हुआ, बाकी पढ़ लेते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इंक्रीज इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन इंडिया, इंडिया के इंटरनेशनल इंटरेस्ट को बढ़ा गया, टूरिज्म को बढ़ाया गया, सांची एंड बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर में ये चीज़ें फेमस है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेस्ट प्रिजर्व बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट इंडिया में है और लॉर्ड बुद्धा के ऊपर है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे जाए तो अशोका जो है 3rd सेंचुरी में उन्होंने फॉलो किया था, एक्सपैंड किया, उन्होंने पैट्रोनेज किया कि भाई बुद्धा को बहुत सारे, कलिंगा वॉर हुआ था ना जब उड़ीसा में, ये क्या नाम से, जिसमें 13th उनके उसमें लिखा हुआ है पिलर में, ठीक है ना, याद रखना है। मर्चेंट कम्युनिटी विदिशा रीडिस्कवर्ड 1818, ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी टेलर ने ये दोबारा से रीडिस्कवर किया था, है ना। एक्सकवेशन हुआ अलेक्जेंडर चुनिंगम में 1851 में किया, और अलेक्जेंडर चुनिंगम ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल, इनको बोला जाता है। हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तब समझ आएगा। दोस्तों देखो,
टाइम लग रहा है मुझे। अब मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं करंट अफेयर सुबह सुबह डालूंगी जल्दी, 10 साढ़े 10 बजे तक मैं ये एडिटोरियल डाल दूंगी। उसके बाद ना मतलब अगर इसमें व्यूज आए, कमेंट्स आए, तो मैं ना करंट अफेयर भी डालना शुरू करूंगी, जो 4-4 5-5 6-6 करंट अफेयर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं पूरे दिन के, ठीक है, वो मैं डालना शुरू करूंगी। जैसे कि आज 2 डाले हैं, कल 3 डाल दूंगी, 4 5 6 7 जितने भी होंगे। अगर वीडियो 1 घंटा मतलब 1.5 घंटे की भी होती है तो एडिटोरियल करंट अफेयर दोनों आपके कंप्लीट हो रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के अलावा क्वेश्चन भी इंक्लूड करना शुरू करूंगी, एंड में क्वेश्चन भी करेंगे। आज मैंने इंक्लूड नहीं किया जानबूझ के, कमेंट देखती हूँ कितने आते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ सांची स्तूपा, स्टोन रेलिंग होता है, एंटायर स्तूपा इज एनक्लोज बाय मैसिव स्टोन रेलिंग, है ना, जैसे कि ये दिखा रखा है, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, बेस्ट है यहाँ पर देखिए, यक्षी दिखा रखा है, ऊपर हर्मी का होता है, स्तूपा डोम है ना, ईस्ट तोराना है, ये वेस्ट तोराना यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। तो यही चीजें बताई हुई है, और ज्यादा इसमें कुछ 4 गेटवे होते हैं तोराना, 4 गेटवे लोकेटेड 4 कार्डिनल डायरेक्शन में दिखाए जाते हैं तोराना, ठीक है ना। बस ये याद रखना है, कुछ नहीं है। एंड ये भी मैंने कोशिश की, मैं नहीं ला पाई इसको, बस इसने याद रख लेना। ये थोड़ा ना 1 मिनट दीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगी, क्योंकि ये उधर से ही ली हुई है। सांची स्तूपा, ये इमेज मिल गई हमें, है ना। देखिए यक्षी दिखा रखा है, ऊपर वाला हर्मी का दिखा रखा है, क्वाड्रेगुलर रोलिंग, है ना। और क्या दिखा रखा है, छत्रवली प्रदक्षिणा पथ दिखा रखा है, अंडा है, ये माउंट है, वेदिका या इसको वेदिका बोला जाता है, ये आउटर रोलिंग है, तोराना, ये तोराना है आपको जो दिखा रहा है, ये कर्व्ड सी लाइन से 3 कर्व्ड सी लाइन है ना मेन गेट पे, है ना। सोपाना स्टेयरवेज होती है, सोपाना मतलब स्टेयरवे कर लो, चढ़ना, है ना। स्टोन अपर वे होती है, स्तंभ बोला जाता है, सांची सूची बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस बोर्ड। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। तोराना, ये सारे स्तंभ, सांची, सपना, ये सारी चीजें ही इसकी जानने वाली है, और कुछ जानने वाला इसमें नहीं है। ये देख सकते हैं, अपर व्यू से भी आपको दिखा रखा है यहाँ। आई होप आपको समझ आया होगा, बस इससे ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर्मी का मैंने आपको बताया क्या होता है, स्क्वायर शेप होता है, ऊपर डोम के ऊपर होता है ना, उसमें बुद्धिस्ट रिलिक्स होते हैं। यक्षी क्या, यष्टि बोलते हैं, यक्षिनी सॉरी यष्टि बोलते हैं। सेंट्रल पिलर होता है हर्मिका में, कॉस्मिक एक्सिस जिसको ड्राइव करता है। छत्रास अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, और डिफरेंट रिलम्स दिखाते हैं देवलोका में, ठीक है ना। बस यही है, रिविजन नोट्स में आप पढ़ सकते हैं ये दोस्तों, कि अंडा जो है हर्मिकल शेप में होता है, अंडा जो है हर्मिकल शेप में होता है। यक्षी कॉस्मिक एक्सिस पिलर होते हैं, छत्रास हेवनली वर्ल्ड होते हैं, तोरानास 4 क्राफ्ट गेट्स वे होते हैं, मेजर सिंबल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हेरिटेज, इंडिया सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी। एंड हो गया है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने 1 2 3 4 ही 4 नहीं 5-6 हो गए, 5-6 हो गए। बट फैक्ट्स ना मैं आपको बताऊं, जितने मैंने बता दिए, अराउंड 30 से 40 फैक्ट मैं बता चुकी हूँ, ऊपर से नीचे तक देख लेना, गिन लेना। 5-6 क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ मैं। यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी लाती, 2 से 4 मीन्स के क्वेश्चन दे, और क्या लोगे और देख रहे हो, मेरे चैनल का भी स्टार्ट है। दिस इज द 2.5 वीक मेरे लिए, 3rd वीक है मान लीजिए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मुझे, एंड आई एम डूइंग दिस मच ऑफ, यू कैन से, मेहनत फॉर यू, ठीक है। तो आपका क्या बनता है इन रिटर्न, लाइक, सब्सक्राइब। धीरे धीरे लाइव शुरू करेंगे, एंड लाइव कमेंट्स के भी मैं आंसर दिया करूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। स्टडी कोर विद श्रेया, लव यू ऑल। कैसा दिल बन